नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 4:30 बजे के इस फेवरेट कार्यक्रम, आपके अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं और आज कौन से मुद्दे आपके लिए बेहद खास हैं, सबसे पहले फटाफट अंदाज में एक बार नजर डाल लेते हैं आपके लिए आज वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में क्या है। तो देखिए, बड़े मुद्दे टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 4 तक आज हम बात करेंगे। बांग्लादेश की हिंसा की, कैसे यहां पर यूएन की तरफ से कह दिया गया है कि भाई हमारा इन्वॉल्वमेंट था, किस रूप में था, उसका खुलासा बेहद महत्वपूर्ण है। उसी के साथ विदेश में क्या कुछ हो रहा है, कहीं पर प्लेन को धमकी दी गई है, बॉम्ब थ्रेट जो मिला है उसके बाद किस तरीके से वहां पर बदलाव आया, और फिर ये भी बताएंगे आपको कि इजराइल ने कैसे गाजा की बिजली को ही काट दिया। अब बिजली काट दी तो फिर आगे क्या होने वाला है, उसी के साथ युद्ध के मैदान से भी तमाम तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो आज वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में तमाम वो चीजें जिसका आपको इंतजार है, कोई भी ऐसी खबर आप मिस नहीं करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में छाई हुई है। बात करेंगे हम बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करने में बड़ा हाथ संयुक्त राष्ट्र यूएन का था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर के कमिश्नर ने खुद ये बात कबूली है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की है कि उन्होंने बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों के प्रदर्शन के दौरान फौज के हाथ बांध दिए थे। अब एक न्यूज चैनल के साथ एक इंटरव्यू में हुई कमिश्नर वॉल्कर तुर्क ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि यूएन ने फौज को आईएसआईएस, अलकायदा और हरकत उल अंसार जैसे इस्लामी कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने से मना किया था। उन्होंने बांग्लादेशी फौज को धमकाया भी था। क्या कहा वॉल्कर तुर्क ने, वो आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, 5 मार्च को एक टीवी हेडक्वार्टर के कार्यक्रम में, हार्ट टॉक कार्यक्रम में, तुर्क से गाजा, सूडान, यूक्रेन समेत बाकी इलाकों पे बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाई इन सभी इलाकों में यूएन एकदम निष्प्रभावी रहा है। तुर्क ने इसके बाद बांग्लादेश का उदाहरण दिया है। वॉल्कर तुर्क ने यह कहा कि मैं आपको पिछले साल बांग्लादेश का उदाहरण दे रहा हूं। जुलाई अगस्त के दौरान छात्रों द्वारा वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। वो शेख हसीना सरकार से तंग आ चुके थे, वहां बड़े पैमाने पर दमन हो रहा था। उन्होंने आगे कहा, उनके लिए प्रदर्शनकारियों सबसे बड़ी उम्मीद वास्तव में हमारी आवाज, मेरी आवाज और हम जो कर पाए वो थी। हमने स्थिति पर ध्यान दिया और फौज को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोका तो उन्हें शांति अभियानों में सैनिक नहीं भेजने दिए जाएंगे। इसके बाद फौज के रुख में बदलाव आया। क्यों यूएन की धमकी से डरी बांग्लादेश फौज? देखिए, गौरतलब है कि बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में बड़ी संख्या में सैनिक भेजता है। वर्तमान में बांग्लादेश ने लगभग 5000 सैनिक यूएन मिशन में भेजे हुए हैं। यूएन मिशन में गए सैनिकों को औसत तनख्वाह से अधिक पैसा मिलता है, ज्यादा पैसा मिलता है, लाखों रुपए मिलते हैं और फौज को भी इससे कमाई होती है। फौज को फायदा, फौजियों को फायदा, तो फौज को बोला चुप रहो तो वो चुप रहे। बांग्लादेश को शांति मिशन से हर साल देखिए लगभग 2600 करोड़ की कमाई होती है। बांग्लादेश भी कौन सा पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। इनमें से आधा ही वो अपने सैनिकों को देता है, बाकी पैसा फौज के हिस्से जाता है। इससे उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बड़ी जगह मिलती है। ऐसे में यूएन की यह धमकी फौज पर काम कर गई और उन्होंने अंत समय में शेख हसीना के आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और दंगाइयों ने हिंसा जारी रखी। मोहम्मद यूनुस ने इसके बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था। यूनुस और यूएन किस तरह आपस में मिले हुए थे, इसकी सच्चाई भी तुर्क ने बता दी। उन्होंने बताया कि मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभालते ही यूएन से एक जांच कमीशन बनवाया। इसके लिए उन्होंने तुर्क से संपर्क किया। तुर्क ने बताया कि उन्होंने यूनुस की पूरी मदद की। उन्होंने ये भी बताया कि मोहम्मद यूनुस ने तुर्क से फौज पर नियंत्रण करने को कहा था। यूएन अब शेख हसीना के शासन के दौरान हुए कथित दमन को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वहीं अभी तक यूएन की तरफ से ये नहीं पूछा गया है कि बांग्लादेश में यूनुस किस हैसियत से सत्ता पर काबिज हैं। बात करेंगे बार्सिलोना की, स्पेन की, लेकिन पाकिस्तान की भी। कैसे? बार्सिलोना स्पेन में स्थानीय पुलिस ने एक बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 10 पाकिस्तानी मुस्लिम नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा थे जो संदेश प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, यानी कम्युनिकेशन चैनल्स के माध्यम से और सिर कलम करने यानी सर तन से जुदा करने जैसी जिहादी गतिविधियों को भड़काने का काम कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के तार पाकिस्तान के कुख्यात इस्लामिक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से जुड़े हुए हैं। इस अभियान को कैटालोनिया पुलिस, मोसस दी एस्क्वाडोरा, स्पेन की राष्ट्रीय पुलिस और इटली की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। स्पेनिश अधिकारियों के अनुसार ये पाकिस्तानी आतंकी गुप्त संचार चैनलों का उपयोग करके कट्टरवाद फैलाने, नए आतंकवादियों की भर्ती करने और यूरोप में संभावित टारगेट की पहचान करने का काम कर रहे थे।
विशेष रूप से एक महिला प्रधान ऑनलाइन समूह का भी खुलासा हुआ, जिसमें कट्टरपंथी जिहादी सामग्री साझा की जाती थी और संभावित हमलों के लिए लक्ष्य चुने जाते थे। गिरफ्तारी के बाद 6 मार्च 2025 को सभी आरोपियों को स्पेन के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कोर्ट नंबर 6 में पेश किया गया है। न्यायाधीश ने 4 आरोपियों को अस्थायी रूप से जेल भेजने का आदेश दिया। उन पर आतंकवाद के महिमामंडन, आतंक की वकालत, फंडिंग और इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्पेन की राष्ट्रीय पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई एक लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा है। इस ऑपरेशन के तहत पिछले 3 वर्षों में स्पेन में कुल 30 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाल ही में 3 मार्च 2025 को बार्सिलोना और उसके आसपास के इलाकों में 10 और इटली के पियाचेंगा शहर में एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आतंकी नेटवर्क अपने सदस्यों के नियमित आर्थिक सहयोग से खुद को वित्त पोषित कर रहा था। इस तरह संगठन ने अपने जिहादी अभियानों के लिए एक आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणाली तैयार कर ली थी। स्पेनिश पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है। इस खुलासे के बाद यूरोप में कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। अब ये अहम बात है कि भाई पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है, जहां से कट्टरपंथी संगठनों को पनाह, समर्थन और वित्त पोषण मिलता रहा है। टीटीपी जैसे संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान न केवल पाकिस्तान के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंक फैलाने में सक्रिय हैं। तो ये जहरीली विचारधारा बार्सिलोना में चल रही थी, जहां पाकिस्तानी सामने आए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-119 को सोमवार को बीच रास्ते से वापस मुंबई लौटना पड़ा। उड़ान के दौरान एक संभावित सुरक्षा खतरे का पता चलने के बाद विमान को एहतियातन मुंबई लौटाया गया। विमान सुबह 10:25 पर यानी स्थानीय समय अनुसार मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर गया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया, आज 10 मार्च 2025 को मुंबई न्यूयॉर्क JFK की फ्लाइट AI-119 में संभावित सुरक्षा खतरा की पहचान की गई। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को वापस मुंबई लाने का निर्णय लिया गया, ताकि सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विमान स्थानीय समय अनुसार 10:30 के करीब, मान लीजिए 10:25 बजे मुंबई में सुरक्षित उतारा गया और एयरलाइन ने आगे कहा कि विमान की पूरी तरह से जांच की जा रही है और एयर इंडिया सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। एयर इंडिया ने यह भी घोषणा की कि यह फ्लाइट अब 11 मार्च 2025 को सुबह 5 बजे फिर से उड़ान भरेगी। तब तक सभी यात्रियों के लिए होटल में ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। एयरलाइन ने यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए अपनी ग्राउंड टीम को सक्रिय कर दिया और प्रवक्ता ने कहा है कि हम अपने यात्रियों को हो रही असुविधा को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एयर इंडिया हमेशा अपने यात्रियों को और चालक दल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, उन्होंने कहा है। इस घटना से पहले एयर इंडिया की एक अन्य उड़ान जो शिकागो से दिल्ली AI-126 जा रही थी, उसे भी तकनीकी खराबी के कारण वापस शिकागो लौटना पड़ा। अब एयरलाइन के प्रवक्ता ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा, 6 मार्च 2025 को शिकागो से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI-126 तकनीकी खराबी के कारण वापस शिकागो लौट आई है। वहां विमान की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई और सभी यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित उतार दिया गया। यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए होटल उनको ठहरने की सुविधा दी गई। बात करें धमकियों की, तो हाल के दिनों में उड़ानों की झूठी धमकियों के कारण बाधित की गई घटना के चलते बहुत नुकसान हो रहा है हमारी एयरलाइंस को। बात करेंगे इजराइल की और गाजा की। देखिए, इजराइल ने गाजा पट्टी को दी जाने वाली बिजली की आपूर्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जो है तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया, बिजली काट दी है गाजा की। इजराइल की ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने 9 मार्च को एक आदेश पर हस्ताक्षर किया, साइन किया, जिसके तहत इजरायली इलेक्ट्रिक कंपनी को गाजा को बिजली आपूर्ति रोकने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि मुझे 2 एलुल 5756 4 सितंबर 1997 को इजरायली इलेक्ट्रिक कंपनी को दिए गए लाइसेंस की धारा 7D के तहत मिली शक्तियों के अनुसार मैं लाइसेंस धारी को गाजा पट्टी को बिजली बेचने से रोकने का निर्देश देता हूं। इससे पहले मंत्री एली कोहेन ने कहा था कि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करता तब तक गाजा को बिजली नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, हम अपने बंधकों को वापस लाने को और ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करेंगे कि हमास गाजा में ना बचे। इजराइल दशकों से गाजा को बिजली आपूर्ति दे रहा था। गाजा पट्टी में खुद का एक पावर प्लांट है जो डीजल से चलता है, लेकिन गाजा की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा इजराइल से आता। सोचिए क्या विडंबना है। इसके अलावा कुछ मात्रा में बिजली मिस्र से भी मिलती है। युद्ध से पहले इजराइल 10 पावर लाइनों के जरिए करीब 120 मेगावाट बिजली गाजा को देता था, जो गाजा की जो शांतिकालीन जरूरतों का लगभग आधा हिस्सा पूरा करता था। और अब युद्ध के बाद शांति सोचे कोई हो जाएगा, तो शांति बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बिजलियां काटी जा रही हैं और ये देखिए फिर भी बिजली उनको देता है इजराइल गाजा को। ये एक बड़ी अपडेट आपने आज जाना होगा कि भाई इतना कुछ देने के बाद भी वहां से पत्थर, गोलियां, मिसाइलें, बम चल रही हैं।